ईड़ा अपने शहर को बसाना चाह रहा है, तो इन्होंने थोड़ा संशोधन किया। ऐसी कोई चीज़ है नहीं ना, अथॉरिटी को कोई ऐसी सूचना है ठीक है कि जी हम ऐसा किसानों के लिए करने जा रहे हैं, बस किसानों को लुभाने के लिए ये सब बातें। सवाल पूछता हूँ फिर आंसर करना। आपका पॉइंट है, ठीक है ठीक तुमको अकेले वीडियो बनाने की आदत है। है। उसमें 30 मीटर लेके आएंगे जिसकी वैल्यू होगी 7 लाख रुपए। इसमें आजकल जो सुनने में आया कि पर्ची पे भी प्लॉट बिक रहे हैं, पर्ची पे। अब वो कितने सेफ हैं, लेने चाहिए नहीं लेने? 30 मीटर के बाद 10 साइज इनके पास हो रहे, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000। जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एनसीआर की सबसे हॉट लोकेशन जो पिछले 3-4 साल से चल रही है, येड़ा। और आप उसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अथॉरिटी बिल्ड कर रही है वो भी बोल सकते हो। तो येड़ा के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, आने वाली न्यू स्कीम्स, येड़ा में आपको खरीदते समय क्या लीगैलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, कौन से प्लॉट आपको खरीदने चाहिए, कौन से आज नहीं खरीदने चाहिए, कहाँ लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके बारे में जिनसे हम बात करने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर कपिल यादव। जब आप उनको देखोगे तो ही लुक वेरी यंग, बट द एक्सपीरियंस ही हैज़ इज़ वे मोर देन पीपल हु आर 50, 60, इवन 70। बिकॉज एक तो सेकेंड जनरेशन रियल्टर हैं, दूसरा सिर्फ येड़ा में उनको काम करते हुए पिछले 8 साल हो चुके हैं। तो येड़ा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो प्लॉट लेने से लेके हो, प्लॉट बेचने से हो, लीगैलिटीज से लेके हो, ही इज़ द मैन। एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग कॉन्टेंट अबाउट येड़ा। आपको कैसा खरीदना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इन सब के बारे में ये अपने चैनल पे भी बात करते हैं, गुरुदेव रियल एस्टेट जो इनका चैनल है। तो आप जाके वो चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड जाके देखिए कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड आज हम इनसे डिटेल में समझेंगे एक छोटे से क्रिस्प में कि आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम कि येड़ा कब बना और येड़ा को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी अथॉरिटी, बिकॉज नोएडा अथॉरिटी थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थी जी, तो येड़ा क्यों? ईड़ा 2001 में बना था। और इसमें क्या है कि पहले जैसे नोएडा अथॉरिटी थी, नोएडा जब फुलफिल होता नज़र आया तो इन्होंने उसको एक्सटेंड करने के लिए ग्रेटर नोएडा बनाया। जब ग्रेटर नोएडा पूरा अलॉट हो चुका, उसके बाद एक नया लैंड पैस था कि एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के पास क्यों ना एक नई अथॉरिटी बना दी जाए। तो 2001 में इन्होंने एक नई अथॉरिटी बना दी। लेकिन इस अथॉरिटी में 7-8 साल हुआ कुछ नहीं, कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज रहे। सबसे पहले 2009 में इन्होंने फिर इसकी एक अलॉटमेंट लेके आए, लेकिन जब अलॉटमेंट लेके आए फिर भी इनका लैंड पर कब्जा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर ईड़ा फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। हाँ, क्योंकि नई अथॉरिटी थी। हाँ। तो लैंड एक्विजिशन के लिए किसान को पहले पैसा देना होता है। अब उतना फंड है नहीं, ऑलरेडी डेप्ट में चल रही है नोएडा अथॉरिटी का, इतना कर्जा ईड़ा पे था। तो ये कर्जा मतलब जो भी चलाने के लिए, जैसे अब ये तीनों अथॉरिटी एक चैन है, तो अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कमज़ोर पड़ती है तो नोएडा उसकी हेल्प करेगी। ओके। ईड़ा कमज़ोर पड़ती है तो नोएडा उसकी हेल्प करेगी, जो भी आर्थिक मजबूत है वो उसकी हेल्प करेगी। उसके बाद देगी पैसा इंटरेस्ट पर ही, ओके। लेकिन उसको जैसे वो अथॉरिटी ग्रोथ करेगी तो वो रिटर्न कर देती है। ठीक है। जैसा कि अभी 2020 तक भी ईड़ा अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी के कर्जे में थी। अच्छा। 2020 तक भी। ओके। फिर जब 2009 में ये सबसे पहले इसकी शुरुआत तो इन्होंने ऑन पेपर कर ली, 2001 में गठित हो गई। फिर उसके बाद एक्विजिशन पार्ट कुछ नहीं रहा, क्योंकि 2009 में सबसे पहले स्कीम लेकर आए। फिर ओके। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक रेजिडेंशियल स्कीम लेकर आए, जिसमें इन्होंने 21,500 प्लॉट लाए थे। ओके। रेट रखा 4750 रुपये पर स्क्वायर मीटर का। बट इनसे मिस्टेक क्या हुई कि इनके पास लैंड का कब्जा नहीं था, मतलब जो लैंड एक्वायर नहीं करी थी इन्होंने, मतलब ली नहीं, उससे पहले बेच दी? ली नहीं, उससे पहले इन्होंने एप्लीकेशन लिया है। अच्छा। कुछ पार्टों में ये मुआवजा 2009 के बाद, जैसे इधर से एप्लीकेशन का पैसा आया, कुछ अपना फंड, कुछ बैंक का फंड, ये था, तो इन्होंने कुछ पार्ट ले लिया लेकिन पूरे पार्ट को क्लियर नहीं करा। धीरे धीरे करके मतलब इन्होंने कुछ किसानों को पैसा दिया, कुछ को नहीं दिया। फिर किसान अपना एज इट इज़ अपनी एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करते रहे। जब कब्जा लेने की बात आई, अब जिनको प्लॉट अलॉट हो गया है
वो अपना अलॉटमेंट जारी होने के बाद उन्होंने अपनी पेमेंट देना शुरू कर दिया। पेमेंट देना शुरू कर दिया, ऐसे ही 2-3-4 साल तक वो पेमेंट देते रहे। फिर 2012 में आपका सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की। तो जो इनके चल रहे प्रोजेक्ट बसपा गवर्नमेंट के, उस टाइम बसपा गवर्नमेंट थी, वो एकदम से सब रुक गए, क्योंकि नई सरकार आती है तो कोलैबोरेशन होने में टाइम लगता है। जैसे कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे का मतलब बन गया था, जेपी बना रहा था, लेकिन वो चला नहीं था। वो चला 2012 में। पहले पुरानी सरकार के साथ करार था, फिर नई सरकार के साथ करार हुआ, इनडायरेक्टली जो भी आप समझो, लेकिन एक करार हुआ कि भाई हम इसको चलाएंगे, हमारी सरकार में चलेगा तो आपको इन इन कंडीशनों पे चलाना पड़ेगा। 2012 में आपका ये चल गया एक्सप्रेस। उस टाइम पे आपने देखा होगा यहाँ पर रेसें होती थी कि मोटो जीपी रेस हो रही है, अब जब F1 रेस होती थी, तो जब रेस होती थी उस टाइम यहाँ इन्होंने मतलब जेपी ने इसको मतलब ऐसा दुबई के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था। इन्होंने जेपी को भी अथॉरिटी ने पैसा नहीं दिया था। अच्छा। जेपी ने अपने खाते से सीधा पैसा किसानों को दिया था, केवल एक एज ए ब्रोकर का काम अथॉरिटी कर रही थी उस टाइम पे। जितना भी लैंड पैच आप देख रहे हैं उस केस में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ये जेपी की देन है। इसके एवज में जो आज जितनी भी टाउनशिप जेपी के यहाँ देखते हैं आप, विश टाउन और ये सब अपार्टमेंट, ये सब लैंड इसको बनाने के एवज में फ्री में मिली थी कि आपको हम लैंड पैच देंगे, आप इसको बनाओ, रोड बना। हाँ। जेपी इस पे भी टोल लगा रहा था उस टाइम, लेकिन फिर धरना प्रदर्शन के बाद वो टोल खत्म हो गया था। ऐसे ही फिर यमुना एक्सप्रेस वे बनाने के बाद वो बना दिया। उसके एवज में 3 जगह इन्होंने लैंड दी, जो कि आपका यहाँ दी, ईडा सिटी में, टप्पल में दी, और आगरा जब आप वहाँ उतरते हैं, न्यू कुबेरपुर जो पड़ता है वहाँ उतरते हैं, तो वहाँ भी आप राइट साइड में देखेंगे जेपी का काफ़ी बड़ा लैंड पैच। तो मेनली यहाँ पर जो डीपली वर्क कर रहा था या एक तरीके से जो मजबूती के साथ काम कर रहा था वो जेपी था, जिसका बसपा गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोलैबोरेशन के साथ काम चल रहा था। सरकार चेंज हुई, चेंज होते आपको पता है बहुत कुछ चेंज हो जाता है एकदम, है ना। तो उस केस में फिर इन्होंने 2012 में दोबारा यमुना एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया और इनकी गवर्नमेंट आने के बाद। अब जो अलॉटी है वो अपने पेमेंट दे रहे हैं, उनको प्लॉट अलॉट हुआ 2009 में, एप्लीकेशन आई, 10 में अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ। जारी होने के बाद उनको 2018 तक का किस्तों के सापेक्ष प्लॉट मिला था। अच्छा। मतलब आप शुरू में 10% अमाउंट दो, नहीं है वो भी बैंक से लोन कराओ, उसके बाद अपना प्लॉट निकल आता है तो आप अपना अलॉटमेंट मनी जमा करो, बाकी आप किस्तों के सापेक्ष देते रहो, जो कि आज पॉसिबल नहीं है, पहले होता था क्योंकि लोग नहीं आते थे, नई नई जगह है। एयरपोर्ट भी हवा में था, कोई ग्राउंड पे था नहीं। जब 2012 में अलॉटमेंट के बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा, लोग पेमेंट देते रहे, बट फिर कब्जा नहीं दिया लोगों को, क्योंकि लैंड इनके हाथ में नहीं थी, अथॉरिटी के पास पैसा नहीं था। जो पैसा आ रहा था उसका वो वैसे ही मतलब एक्सपेंसेस में जा रहा था। फिर उसके बाद ये अलॉटी जितने भी हैं 2009 वाले, ये चले जाते हैं कोर्ट। कोर्ट जाके इन्होंने केस डाल दिया कि ये ना तो हमें बेचने का मौका दे रहे हैं, ना प्लॉट का पोजेसन दे रहे हैं, तो हम कैसे निकले इस चीज़ से बाहर। फिर इन्होंने कोर्ट ने प्राधिकरण को सूचना दी कि ऐसा कोई प्रावधान करो अपने प्राधिकरण में कि इनको बेचने का मौका मिले। फिर इन्होंने ये ट्रांसफ़र शुरू कर दिए। 2012 के बाद भी ट्रांसफ़र हुए थे, फिर बीच में रुके थे क्योंकि जैसे अधिकारी चेंज हो जाता है तो फिर कुछ समय के लिए वो रुक जाते हैं। फिर 2015 के बाद से धड़ल्ले से बिक रहा है, मतलब ट्रांसफ़र खुला हुआ है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है 2% 2.5% स्टाम्प का, और या अगर आपने एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है तो उसके बिहाफ पे आप ट्रांसफ़र चार्ज जमा करो प्राधिकरण, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। फिर आप एक तरीके से आप बाहर आ गए, नया आदमी उसमें इन हो गया, वो बेचे या रखे या लीज कराए, रजिस्ट्री कराए, मकान बनाए, उसकी कॉल है। ओके। हाँ, उसके बाद 2012 के बाद अथॉरिटी कोई और एप्लीकेशन लाने के लिए सक्षम नहीं थी। अच्छा। 2014 में सबसे पहले दूसरी एप्लीकेशन अथॉरिटी 22D में लाती है। 22D में अथॉरिटी के पास एक पैच मिलता है 2 गांवों के बीच में, जिसको वो पहले ही पैसा दे चुकी थी किसानों को। तो उसके लिए ये एक तरीके से एक एसिड था, तो उसने 2 गांवों के बीच में 22D सेक्टर में 2 ब्लॉक निकाल दिए, ए और बी, जिसमें 2 साइज रखे, 162 मीटर ए ब्लॉक, 120 मीटर बी ब्लॉक। दोनों साइज़ों को वो 14,700 रुपये पर स्क्वायर मीटर में लेके आती है 2014 में। उनको अलॉट होने के बाद थोड़ा सा और पैसा अथॉरिटी पाया, फिर 1 साल का गैप लिया अथॉरिटी ने, फिर 2016 में सेक्टर 17 में वो एप्लीकेशन लेकर आती है। एक जो मेन कमाई का स्रोत था प्राधिकरण पे वो था एप्लीकेशन,
उसके अलावा और कहीं से उसको ऐसा कोई बड़े लैंड पैच का एक्विजिशन या कुछ ऐसा नहीं आ रहा। अगर कोई आ भी रहा है, जैसे जब कोई आदमी कमज़ोर होता है ना, तो जो दूसरा वाला भी उसका फ़ायदा उठाता है। सही बात। उसी टाइम पे इन्होंने क्या है, जैसे पतंजलि ने डिमांड करी, उसको एकड़ में ज़मीन दी, वीवो ने डिमांड करी, उसको एकड़ में, लेकिन नॉमिनल प्राइस में, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में, मतलब पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाए, इसलिए जो भी इस पे लैंड पैच था उसको दे रही थी। 2016 में ये सेक्टर 17 में एप्लीकेशन लाते हैं, 3 ब्लॉक बनाते हैं, ए बी सी। ए में 200 मीटर, बी में 162 मीटर, सी में 120 मीटर। जिनका पोजेशन अब 120 मीटर का तो ग्राउंड पे आ गया है, 162 और 200 अभी भी ग्राउंड पे नहीं है। अच्छा। इसके बीच में पूरे एरिया का क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा, क्यों नहीं आया ये? 2016 के बाद कोई एप्लीकेशन फिर नहीं आती है। अच्छा। फिर 2016 के बाद ये क्या प्रक्रिया शुरू करते हैं, इनके पास एयरपोर्ट के पास में इंडस्ट्रियल पैच खुल जाता है, वहाँ इन्होंने ऑलरेडी पैसा दे रखा था, तो जहाँ जहाँ इन्होंने पहले पैसा दे रखा अब नहीं देना पड़ रहा है, वहाँ ये स्कीम लेकर आ रहे। फिर ये इंडस्ट्री की स्कीम लाते हैं सेक्टर 32 में, MSME जर्नल की, जिसमें रेट रखते हैं केवल 5700 रुपये पर मीटर का। मतलब 5000 6000 के आसपास ये स्कीम लेके आए शुरू वाली, 5700 के आसपास का इन्होंने रेट रखा। और उसमें इन्होंने MSME जनरल कैटेगरी में प्लॉट अलॉट किए, जिसमें 300 मीटर, 450, 595, 1000, 1800, 3200, 4000 तक ड्रॉ के माध्यम से। अगर आप 4000 से ऊपर जा रहे हो, आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट का ऑप्शन खोल दिया गया है कि आप अगर खुद इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप आओ हमारे यहाँ, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे यहाँ सबमिट करो, हम उसका विश्लेषण करेंगे, आपको मार्क्स देंगे, उसके बाद हम आपको अलॉट कर देंगे। ऐसे करके 5000 एकड़, 10,000 एकड़ लोगों ने कराए उस टाइम। फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2017 में क्या होता है कि एयरपोर्ट का दोबारा से, मतलब सरकार बनने के बाद दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। फिर इन्होंने इसका ई टेंडरिंग करना शुरू करा, 3-4 कंपनियां आई, ये 17 से 18 तक प्रोसेस चलता रहा। फिर 18 में जाके फिर इनका एयरपोर्ट का ये है कि अब हम इसका टेंडर करेंगे। फिर इन्होंने टेंडर ओपन कर दिया, फिर उसका ज्यूरिक ने ले लिया, पहले MMR को जा रहा था, फिर ज्यूरिक ने फाइनली ले लिया। जब एयरपोर्ट का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ, जब भी लोगों को ये बात पच नहीं रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था हाँ, कि भाई एयरपोर्ट आएगा। कई बार आपका यहाँ से हरियाणा चला गया, ग्वालियर चला गया, फिरोजाबाद चला गया, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था। वो अपनी तरफ, जब तक तो कोई चीज़ ग्राउंड पे नहीं होती है, पेपरों में होती है, आप उसको, सरकार चेंज हुई तो कहीं भी मोड़ सकते हो। यही हुआ 2012 के बाद कि अब हम सैफाई ले जाएंगे, अब हम वहाँ जाएंगे, तो ये चलता रहा इसका। लेकिन 2017 में फिर दोबारा से सरकार बनी, इसने बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर लाने में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के अभी करंट के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का रहा है। अच्छा। जो कि इन्होंने मतलब पूरा एफर्ट किया है, इनकी जेवर विधानसभा वहाँ तक, और ये मंत्री भी रहे केंद्र में। जब ये केंद्र में मंत्री रहे थे तब उन्होंने ये सिलसिला यहाँ शुरू किया था। फिर जब आपका एयरपोर्ट यहाँ निश्चित हो गया कि अब किसी कंपनी को टेंडर हो गया है, अब शुरू होता है कि अब लोग थोड़े से जागरूक हुए कि बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में आई है। आप देखो जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वहाँ ऑलरेडी ग्रोथ हुई है उस स्टेट की। जैसे राजस्थान में बनी है तो राजस्थान की तरफ भाग रहे हैं लोग। तो जब एयरपोर्ट यहाँ बनने हुआ, ये फिर सिलसिला 2-2.5 साल ऐसे ही पेपरों में चलता रहा। स्कीम आती रही इंडस्ट्री की, रेजिडेंशियल की कोई नहीं आ रही। फिर उसके बाद एक रेजिडेंशियल की स्कीम 2020 में आती है, जिसमें आपका ये प्लॉट की वैल्यू जो रीसेल के हैं उनकी वैल्यू है 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए रीसेल में। लेकिन अथॉरिटी स्कीम को लेके आती है 50 लाख रुपए में। मतलब ये तो हर साल अपना 10% बढ़ा रही है भाई। अभी उसने 14,000 निकाला, फिर 17,000 निकाला, फिर उसके बाद हर साल 10% बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के बायलॉज के हिसाब से रीसेल वैल्यू वहाँ नहीं है मार्केट में। इनकी स्कीम उस टाइम पे भी फ्लॉप नहीं हुई, क्योंकि बहुत ऐसे यूज़र हैं जो बाजारू रेट से या बाजार से अवगत नहीं रहते। बहुत ऐसे यूज़र हैं और जो ऑनलाइन ही सब कुछ कर लेते हैं। लोगों ने फिर भी फॉर्म भरे, लेकिन वहाँ पे क्या रेशियो निकलने वालों का बढ़ गया। मतलब अब अगर आप 500 फॉर्म भरोगे तो एक प्लॉट निकल जाए, बड़ी बात है। लेकिन जब क्या था, अगर आप 2 प्लॉट भर रहे हो तो एक निकलने के चांसेस, या 5 भर रहे हो तो 2 निकलने के चांस, क्योंकि जो यहाँ का लोकल है वो नहीं जा रहा, वो रीसेल में खरीद रहा है। 2020 में स्कीम आती है 15,600 के आसपास पर स्क्वायर मीटर, और जमा वमा करने के बाद वो इन्होंने 3 प्लान खोले, 30% पेमेंट, वो डाउन पेमेंट, या आपका
30% के बाद 70% की किस्त किस्त या 50-50 में कर लो आप। 50% अलॉटमेंट मनी, 50 की आप किस्त भरवा। लोगों ने क्या किस्तों के सापेक्ष भरे, उनके भी निकल गए, कुछ ने डाउन पेमेंट भरे, उनको भी। हम खुद सरप्राइज थे उस टाइम पे, लोग रीसेल में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, लोग यहाँ से फ्रेश में इतनी एप्लीकेशन कैसे आ गई। लेकिन लोगों को बताने में थोड़ा समय मतलब लग गया, तो लोगों ने उस टाइम भर भी दिए, निकल भी गए। हमें लगा कि लोगों ने सरेंडर भी करे, जब बाद में पता चला कि भाई सरेंडर कर देना है, हमें रीसेल में सस्ता मिल रहा है। समय जैसे 2020 आया, कोविड आया, कोविड के बाद आपका 3 महीने जून तक बंद रहा बाजार। जून के बाद सेल परचेज यहाँ शुरू हुई। पहले प्लॉट की ट्रांजैक्शन हमने भी 27-28 लाख रुपए की करी थी, और वो भी ऐसे जनरल कस्टमर को नहीं, मैंने अपने दोस्तों को ही दिए थे कि जैसे अब आपको मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूँ आप ले लो। हाँ, तो वो भी उस टाइम पे गौरी यमुना सिटी में खरीद रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला, कॉन्फिडेंस दिया, तो उन्होंने मेरे कहने से एक प्लॉट वहाँ ले लिया 27-28 लाख रुपए का। फिर उसके बाद 3 महीने तक वही रेट चला, 27, 28, 30, 32, क्योंकि लोग बहुत फंसे हुए थे। वो एकदम से जैसे बाजार चला तो निकलना शुरू हो गए। फिर यहाँ सितंबर महीने में एक फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट होता है, एकदम से न्यूज़ सर्कुलेट होती है, न्यूज़पेपर भी इसका ऐड करने लगे, सब ऐड करने लगे। फिर लोग एक्टिव हुए, बड़े ही वॉल्यूम पे लोग यहाँ आना शुरू हुए। 2020 में जून के बाद से लेके और अप्रैल 2021 तक उसी प्लॉट की वैल्यू डबल हो गई। जो आज आपको 28 लाख 30 लाख का मिल रहा था, वो 60 लाख का हो जाता है। फिर कोविड आ जाता है, कोविड आने के बाद फिर करेक्शन आता है 10 लाख रुपए का, वो प्लॉट 50 लाख का हो जाता है। फिर 50 लाख से शुरू होकर वो जाता है विधानसभा के चुनाव के नतीजे तक 80 लाख पे। 75 और 80 के बीच में सामान्य प्लॉट बिक रहा था। जैसे ही चुनाव का नतीजा आता है, 3 दिन पहले रुझान आते हैं, यहाँ के एक्टिव डीलर, एक्टिव फाइनेंसर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, माल उठाते हैं, जो बाज़ार में माल है उसका पूरा पेमेंट करके ट्रांसफ़र डलाते हैं, और बाज़ार को 1 महीने के अंदर 50 लाख ऊपर पहुंचा देते हैं। जो चीज़ आज 80 की बिक रही है उसको 1.25 1.30 कर देते हैं। फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, क्योंकि रेट को स्टेबल होने में टाइम लगता है। आज मैंने आपको अगर बताया 80 लाख का प्लॉट मिल रहा है, और आप 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, कहीं चले जाओ, टूर पे चले जाओ, आने के बाद आपको पता चलेगा कि 1,30,000 का तो नहीं बचेगा। आपको लगेगा, आपको शायद बाजार की नॉलेज नहीं है, आप पता करके आओ अभी 80 लाख का था, लेकिन फिर आप जाओगे निकलने तो फिर आप भी सरप्राइज हो। मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, ऐसे 2-3 पड़ाव यहाँ पर मतलब सबके साथ हुआ। ये आपने जो यहाँ खरीदने गया है, जिसने एक बार में डिसीजन नहीं लिया है, उसके साथ हर आदमी के साथ हुआ। लोगों ने 30 लाख के प्लॉट नहीं लिए, लेकिन 1 करोड़ के प्लॉट लिए, उसी पर्सन ने, उसी कस्टमर ने, देखते देखते कि बढ़ रहा है। क्योंकि हर बार क्या होता था, यहाँ एक ऐसी न्यूज़ आती थी हर 2 महीने बाद कि आदमी को घर में बैठने ही नहीं देती थी, वो जाता ही था खरीदने। अरे ये मेरे खुद के भैया हैं, तो मैंने उनको बताया था प्लॉट ले लो, हो सकता है चांसेस हैं अगले 2 से ढाई महीने में बहुत अच्छा एक उछाल आने वाला है। ठीक है, सोच के बताता हूँ। वो आके देख के भी चले गए, प्लॉट भी फाइनल हो गया कि ठीक है। अगली मीटिंग डिसाइड हुई कि 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। अब उनका क्या आड़त का बिजनेस है, आजादपुर मंडी में जो आड़त है वहाँ बिजनेस है। वो 2 हफ्ते की जगह उनको हो गए 5-6 हफ्ते। अगली बार सीधे 50 लाख रुपए, और वो मुझे आके बोलते हैं भाई यार कुछ तो गड़बड़ है, तू गलत बता रहा है। फिर वो पूरा मार्केट घूमे, वो आज तक वो प्लॉट ले नहीं पाए। बहुत लोग ऐसे नहीं ले पाते हैं। तो मतलब फिर 1.25 करोड़ पे प्लॉट पहुंच गया 300 मीटर का। धीरे धीरे ये ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर उसके बाद आपका लोगों ने 2.20 तक पहुंचा दिया इसको 1.5 साल के अंदर। फिर लोग रुक गए, उन्हें लगा कि अब तो ये आगे नहीं बढ़ेगा मतलब अब बैक मारना कस्टमरों ने शुरू कर दिया। लेकिन फिर अथॉरिटी कुछ ऐसा लेके आती है, क्योंकि अगर आप सर्वे भी करोगे ना, पूरे आप पैन इंडिया का सर्वे कर लो, किसी भी एयरपोर्ट के पास आपका बिल्कुल मतलब छोटे से छोटा एयरपोर्ट होगा, उसके पास भी सरकारी ज़मीन कहीं भी 1 लाख रुपए मीटर से कम है ही नहीं। सही बात है। आप मतलब किसी भी राज्य के किसी छोटे से एयरपोर्ट के आसपास देख लो, लोग सर्वे करने के बाद अपना मन बनाते हैं। आप ये यकीन करो कि ऐसी ऐसी फैमिलियाँ हैं 50-50 प्लॉट खफा के बैठी हैं अपने अंदर, और जब उनको लगता है आज 3 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ निकालना, तो एक छोड़ देती हैं बस। क्योंकि इतनी जल्दी कम समय में जितनी ग्रोथ ईडा में है कहीं भी नहीं है। इसके साथ साथ बेनिफिट ग्रेटर नोएडा को भी हुआ है, ईडा के साथ साथ नोएडा को भी हुआ है। जब ईडा में रेट बढ़ा
तो लोगों को लगा अब जंगल में 1.5 करोड़ का प्लॉट है। ये लोगों का मतलब जैसे आता है निकल के, कुछ है ही नहीं। 1.5 करोड़ का प्लॉट है, ग्रेटर नोएडा बसा हुआ शहर है, क्यों ना हम ग्रेटर नोएडा में ले लें। जैसे ग्रेटर नोएडा में को बाहर चलना शुरू हुआ तो ईड़ा रुक गया कुछ समय के लिए, 2-3-4 महीने के लिए। फिर ग्रेटर नोएडा का बाजार भी, क्योंकि डीलर तो एक चैन है, मतलब जितने भी फाइनेंसर है एक चैन है। अगर इन्हें लगना है कि अभी यमुना बढ़ाना है तो यमुना बढ़ा देंगे, उसके बाद लग रहा है कि यहाँ से कस्टमर निकलना, ग्रेटर नोएडा का माल उठा लेंगे, फिर उसके बाद नोएडा का माल उठा लेंगे। नोएडा 90% अभी पूरा फुलफिल है। यहाँ एक एंड यूजर है जो भी आ रहा है मकान रहने के हिसाब से बनाता है। वहाँ खिलाड़ी हैं सब, वहाँ के कोई रहने वाला नहीं है, कोई मकान बनाने वाला नहीं है, सिर्फ पैसा लगा के पैसा बनाना है। अभी तक ये 2024 लास्ट तक का प्रोग्राम है लोगों का। उसके बाद लोगों का क्या विजन हो, रुकें या फिर कोई और ईड़ा अच्छी चीज़ निकाल देती है, आगे निकाल देती है, जैसे राया हेरिटेज ला रही है, और इसके बाद न्यू नोएडा है, आगरा अर्बन है। अगर सस्ती चीज़ निकलेगी तो वहाँ से इन्वेस्टर निकलना शुरू हो जाएगा। आज की हम अब वास्तविक बात करते हैं। अभी जैसे 4 तारीख को चुनाव का नतीजा आने वाला है। हर फाइनेंसर, हर एक डीलर इतनी अच्छी तैयारी करता है कि जो नतीजे के बाद एक राजनेता भी तैयारी नहीं करता कि हमें कैसे स्वागत करना है अपना, वो अपने बाजार के स्वागत के लिए हर एक फाइनेंसर जुड़ा इस टाइम पूरे एक्टिव है। फाइनेंसर के पास क्या, दुकान में माल ही तो होना चाहिए, माल को इकट्ठा करने के लिए लगे पड़े हैं। अभी कुछ नहीं छोड़ना है, जब छोड़ेंगे 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे। तो उससे क्या है, देखिए कोई आदमी अगर 14 साल से एक प्लॉट को लेके बैठा है तो वो भी उस बाजार से अवगत है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता। सही बात। और मैं हमेशा हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि अगर आपने इतना समय दिया है ना, तो ये जो एक टाइम है, जो सुनहरा टाइम है, इसका आनंद भी आपको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसका आनंद कोई फाइनेंसर या कोई इन्वेस्टर लेके चला जाए। आप अगर रोक के रखेंगे, आप सप्लाई नहीं देंगे, तो आपको इसका आनंद आप ही को मिलना है। एक पीक समय पे, जैसे साल का अंत होगा दिसंबर में, उस टाइम तक सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी जो भी इनके पॉइंट्स चल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1 लाख के आसपास का रेट आपको पर साल के एंड में देखने को मिलेगा, मतलब सितंबर अक्टूबर तक। हम अपने चैनल पे जो वीडियो डालते हैं उसमें क्या, हम हर 1.5 महीने का विश्लेषण करते हैं। ठीक है। आप पिछले मेरे 5 से 7 वीडियो देख सकते हो, जिसमें जिस वीडियो में जो रेट बोला है वो रेट आपको उसी टाइम बाउंडेशन में आएगा। मतलब इतना डीपली हमने इस पर वर्क कर रखा है कि कैसे यहाँ कस्टमर निकलता है, कैसे कस्टमर खरीदता है, और जो बेचने वाले हैं उनका क्या व्यू है। भाई कोई आदमी विश्लेषण अपने घर में बैठ के तो कर नहीं सकता। आपके जो कस्टमरों की कॉल्स आती हैं, उनका क्या प्लान है, उनका क्या रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, कब तक रखना चाहते हैं, तो उससे क्या है कि मार्केट का, बाजार का पता चल जाता है। रिसर्च होती है तो तुरंत पता लगेगा। और दूसरा क्या है, जैसे अभी स्कीम आ रही है, अभी हम स्कीम पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जब स्कीम आती है, सवाल पूछ लूं? हाँ पूछो। आप ही करो बात, आप बोलो। मैं सवाल पूछता हूँ फिर आंसर करना। आपका पॉइंट है, ठीक है ठीक। तुमको अकेले वीडियो बनाने की आदत है। कोई बात नहीं, पॉइंट करो। मैं बीच में टोक ही नहीं पा रहा। नहीं, करो। अरे इतना अच्छा बोल रहे हो, मेरा मन ही नहीं कर रहा। नहीं ठीक है, करो पॉइंट करो आगे। अच्छा भाई, उस पर भी चलेंगे, बट लोगों के कुछ सवाल हैं। हाँ, तो पहले सारे सवाल भी कर लेते हैं। जी कहो। तो एक ना किसानों का, क्योंकि लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा किसानों के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो अथॉरिटी किसानों से ज़मीन जो ले रही है उसके रेट्स पे, और अभी कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि नई सरकार आएगी तो 100 दिन में कुछ उनके लिए लेके आएगी। तो थोड़ा सा पहले ये बताओ कि पहले रेट्स क्या थे और आज अथॉरिटी क्या रेट दे रही है किसानों को। देखो इसमें क्या होता है ना, अथॉरिटी जो मुआवजा देती है वो तो बहुत नॉमिनल है, बट किसान अब इतना स्मार्ट हो गया है, और मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? उसकी ज़मीन है, क्योंकि वो अपनी मतलब पूरी विरासत, अपने पूर्वजों की विरासत एक पेपर को साइन करके 1 मिनट में दे देता है, तो उसको उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए। पहले किसान बहुत सीधे होते थे, अब किसान सीधे नहीं है, अब किसान बहुत एक्टिव हैं, और जो कि समय के हिसाब से ज़रूरी भी है। इसी पैसे से, इसी ज़मीन से अथॉरिटी कितना मल्टीप्लाई करती है ये किसान आकलन नहीं कर पाता, अथॉरिटी आकलन कर लेती है। किसान के लिए इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, तो अभी क्या है, जो अब इन्होंने रेट रखा है वो इनका 3500 रुपये पर स्क्वायर मीटर का मुआवजा चल रहा है। इससे पहले 2000 था, लेकिन जैसे एयरपोर्ट का मुआवजा जाने के बाद फिर किसान थोड़े एक्टिव हुए कि हमें भी एयरपोर्ट वाला मुआवजा दिया जाए, तो अब इन्होंने 3500 पर स्क्वायर मीटर कर रखा है। एयरपोर्ट वाला ही मिल रहा है सब। जो कि इसमें भी ये स्लैब है कि
उस साल आपने मुआवजा बांटा या नहीं बांटा, डजेंट मैटर, उस साल आपको हर साल आपको 10% वो बढ़ाना है। ओके। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के बायलॉज के हिसाब से। तो ये हर साल बढ़ाते थे पहले, जब जब कोई एक्टिव नहीं था ना, यहाँ ज़मीन की डिमांड आ रही थी। अब क्या है, जैसे जैसे ज़मीन की डिमांड आ रही है तो ये अब वो स्लैब ही ख़त्म हो गया। जैसे किसान का मुआवजा बढ़ाया इन्होंने, यही मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। स्कीम में क्या था, पिछले साल तक भी 15,000 16,700 तक का रेट था। जब इन्होंने लगा कि किसान को हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो कोई अपने घर से नहीं देता ना, अथॉरिटी अपने घर से देगी, इन्होंने तुरंत ही उस रेट को 24,500 कर दिया। 1,000 रुपये किसान का बढ़ाया और अपना कितना बढ़ा लिया आपका, 17,000 से लेके सीधा 24,500। 7,000। ठीक है, फिर भी इनका बजट नहीं बना, मतलब फिर भी इनको लगा हमारे पास कम है। फिर इन्होंने अभी अच्छा। लेटेस्ट 1.5 महीने पहले इसमें 25,900 कर दिया। ओके। तो मतलब अब इन्हें ये लग रहा है कि हमारी ज़मीन तो इस टाइम सोना है अथॉरिटी को, ये हर रेट में बिक रही है, बिक भी रही है, वास्तविकता है। जो रीसेल का बाजार है वो 75-80 है, हम तो फिर भी 25,900 में दे रहे हैं। तो ये ऐसे करके मतलब इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर हम वहाँ देखें, वहाँ तो उसको बेचारे को कुछ मिल ही नहीं रहा किसान को, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़मीन दे रहा है कि भाई मेरे एरिए में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। उनको कमिटमेंट जैसे कि जी हम एक नौकरी आपको देंगे, देता कोई नहीं है, बस ये कमिटमेंट है। और बहुत किसान परेशान भी हैं, लेकिन सब चल रहा है। और लैंड का एक्विजिशन धीरे धीरे कर रहे हैं। इनका प्लान है, जैसे इन्होंने नोड 4 बनाए थे, सबसे पहला नोड था इनका यहाँ तक का, जेवर तक का। ठीक है। दूसरे नोड में इन्होंने बनाना था नौजील बाजना वाली बेल्ट। हाँ, बाजना अर्बन सेंटर जो। हाँ, तीसरी बेल्ट में इन्होंने मथुरा का राया हेरिटेज, और चौथी में आगरा अरबाई, ये वाला बेल्ट बना। अभी इसी में क्या ऐड होना, जैसे 2031 है, 31 क्या है, वो आपका जेवर का कुछ पार्ट है, लेकिन उसको 41 में कन्वर्ट करा इन्होंने। अब 2041 में इन्हें, जैसे अगर आप ये पूर्व दिशा को जाते हैं तो इन पे बुलंदशहर वाला पार्ट पड़ता है, वहाँ से इन्होंने 55 गाँवों को लेना पड़ा यमुना प्राधिकरण के अंदर। तो समय समय के हिसाब से ये अपने आप को चेंज भी करते रहते। तो किसानों का तो आप मानो, किसानों को तो एक तरीके से बहुत नॉमिनल मिल रहा है 3500 का। बढ़ाने को अपना बढ़ा रहे हैं किसान, धरना प्रदर्शन करते हैं, हो सकता है 5,000 कर दें, 6,000 कर दें, लेकिन ये करेंगे इसी रेशियो में। अभी ऐसा कुछ रूल भी आने वाला है, सुना मैंने कि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग डेज ऑफ 100 जो डेज होने वाले हैं गवर्नमेंट के, उसमें ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं। देखो, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। बात सही है आपकी, जब कोई सरकार बनती है या बनने से पहले अपने सब मैनिफेस्टो दिखाते हैं, ये करेंगे हम, वो करेंगे, लेकिन वो बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा तो ग्राउंड पर आने के बाद ही पता चलेगा। अभी ऐसा कोई ऑन पेपर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ना अथॉरिटी को कोई ऐसी सूचना है ठीक है कि जी हम ऐसा किसानों के लिए करने जा रहे हैं। बाकी किसानों को लुभाने के लिए ये सब बातें बोली जा रही हैं कि वे किसान हमारे फेवर में रहे। ठीक है। अब भाई एक बात मुझे एक और बताओ, जी, जो चलो नॉर्मली लोगों को पता है इस एरिया के बारे में, जो आसपास के हैं जिनको नहीं पता है, और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है आज अथॉरिटी के प्लॉट्स में, जी। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आज अगर हम बात करें वो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं और क्यों? इसमें ना मैं आपके एक ही बात में पूरे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी एकदम पता चल जाए कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ईडा में क्या है, जो अथॉरिटी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है आज की डेट में, चाहे ट्रांसफ़र डल रहा है चाहे रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है, वो सेफ़ है। जो अथॉरिटी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है। उसमें भी क्या दिक्कत उस कस्टमर को आएगी वो भी हम बताएंगे। जो अथॉरिटी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, आप जब कोई डील लेने जा रहे हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले ये पूछो कि हमारे प्लॉट का ट्रांसफ़र या हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र अथॉरिटी में डल रहा है या नहीं डल रहा है। अगर ट्रांसफ़र नहीं डल रहा है, वो बोल रहा है रजिस्ट्री हो रही है, आपको उधर नहीं जाना है, आपको केवल आपको जहाँ ट्रांसफ़र रजिस्ट्री हो रही है वहीं जाना है, क्योंकि ये लीज होल्ड एरिया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना। हाँ, इसमें अगर ट्रांजैक्शन होगी तो प्राधिकरण के अंदर ही होगी, अगर सेफ है। अनसेफ आप लाल किले की रजिस्ट्री करा लो, है ना। रजिस्ट्री आप किसी की भी कहीं भी करा सकते हो, बट आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। कोई बिल्डर की चीज़ आप खरीद रहे हो, वो बिल्डर के पास वो लैंड के राइट्स अथॉरिटी के होने चाहिए, ट्रांसफ़र अथॉरिटी में डलना चाहिए, नक्शा पास अथॉरिटी में होना चाहिए। अगर आप किसी अथॉरिटी के प्लॉट को खरीद रहे हैं तो पहले अथॉरिटी में ट्रांसफ़र डलेगा, फिर रजिस्ट्रार के यहाँ वो यूनिट पहुँचती है। ठीक है। अगर कोई आपको ये पिच कर रहा है
कि हम सीधा आपके यहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा देंगे, वो या तो कच्चे की प्लॉटिंग है या वो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रहा है। ठीक है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट केवल ही आपका 2009 की अलॉटमेंट में चलता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है, उसमें भी ट्रांसफर डलता है। ओके। अगर वो भी सिंगल हो रहा है, ट्रांसफर नहीं डल रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो कर लिया, ट्रांसफर फीस ट्रांसफर नहीं डाला तो आपके नाम प्रॉपर्टी आई नहीं। ईडा के एरिया में सबसे जो सेफ साइड आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है वो है ईडा के 18-20 के प्लॉट, सेक्टर 18 सेक्टर 20 के रेजिडेंशियल प्लॉट, जिसमें क्या है अगर आपकी 2009 की अलॉटमेंट है तो आप ट्रांसफ़र भी करा रहे हैं तो भी सेफ़ है। अगर आपकी 2009 की नहीं है और उसके बाद की अलॉटमेंट है तो उस केस में आपको सबसे पहले उस प्लॉट की लीज डीड करानी पड़ेगी बेचने वाले को, या जिससे आप खरीद रहे हैं तो उसने वो लीज डीड कराई है नहीं कराई, आपको ये इंश्योर करना है। फिर आपका नाम ट्रांसफ़र डलेगा, फिर आप रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर गामा जाएंगे। उससे पहले आप अगर रजिस्टर खरीद रहे हैं, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो रही है। कोई आपको बोलता है कि इसके अलावा कहीं और भी सेफ़ ट्रांजैक्शन है, तो कहीं कोई सेफ़ ट्रांजैक्शन नहीं है। आप पूरे डॉक्यूमेंट की चैन को समझो, उसके बाद डील में बैठो, डील को क्लोज करो। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल की कि इंडस्ट्रियल में क्या हम खरीद सकते हैं, अगर आपको कोई राय दे रहा है कि इंडस्ट्री आप खरीदें, जब तक इंडस्ट्री पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना में जब तक इंडस्ट्री फंक्शनल नहीं होती है, इंडस्ट्री को आप नहीं खरीद सकते लीगली। अगर आप खरीद रहे हैं तो जैसे मैंने अलॉटमेंट भरी इंडस्ट्री की, मैंने फ्रेश अलॉटमेंट भरी अपनी एक नई कंपनी बना के, ठीक है, नई कंपनी बना के मैंने एक अलॉटमेंट भर दी, अकाउंट खुलवा लिया, एप्लीकेशन आई, मैंने फिल कर दी। उस कंपनी के नाम पे ना तो मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने उस कंपनी में फ़ंड डाला अपने अकाउंट से और उस कंपनी के नाम पे जीएसटी लेके मैंने भर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे नाम प्लॉट निकल आता है, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, या तो मैं उस कंपनी के नाम पे प्लॉट की रजिस्ट्री करा के फंक्शनल करा के बेचूँ, या मैं उस कंपनी को ही बेच दूँ। ठीक है, ये भी तरीका चल ही रहा। हाँ, इसमें भी एक लूप होल है जो कि बेचने वाला नहीं बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या लूप होल है। कंपनी आप अथॉरिटी में आपका कोई रोल ही नहीं है इससे रिलेटेड, आप एक सीए के यहाँ जाके अपने शेयर बेच रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कंपनी तो आपने खरीद ली, आज जो अकाउंट था वो मेरे नाम था, वो मैंने क्लोज करा दिया, आपने नया अकाउंट खरीद लिया, मेरी कंपनी के नाम पे जो चल अचल संपत्ति है वो सब आपकी हो गई। अथॉरिटी क्या करेगी, उसको सीआईसी नहीं करेगी। क्यों? सीआईसी इसलिए नहीं करेगी, अथॉरिटी कहती है मैं पहले फंक्शनल करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा सीआईसी क्या होता है? हाँ, सीआईसी ये होता है, जैसे मानो मेरे नाम पे कंपनी थी और अब मैंने आपको बेच दी, अब आप अपनी कंपनी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, जो लीगली प्रॉपर्टी जिस भी प्राधिकरण है उसको इन्फॉर्म तो करोगे कि ये कंपनी मैंने खरीदी है। जब आप उसको इन्फॉर्म करने जाओगे तो आप या तो एप्लीकेशन दोगे या कुछ भी दोगे, उनको कंपनी को वो मानती नहीं है। अच्छा, ईडा की बात कर रहा हूँ केवल, यहाँ पर सीआईसी भी होता है, ग्रेटर नोएडा में भी सीआईसी हो रहा है। ईडा एक नई अथॉरिटी है, वो क्या है, चाहती है मेरा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए, तो मैं पहले हर एक आदमी की फंक्शनल करा के बेचूँ। अब यहाँ क्या खुलता है, यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए ट्रांजैक्शन सेफ होगी, प्रॉपर्टी आपकी हो गई, लेकिन आपका खर्चा बढ़ गया। खर्चा क्या बढ़ गया, पहले आप उसको उसी बंदे के नाम पे फंक्शनल कराओ। अच्छा, पुराने वाले की? हाँ, मतलब प्रॉपर्टी तो आप ही की है, आप पहले उसको फंक्शनल कराओ कंपनी के नाम पे। आज बेशक आपके साइन चल रहे हैं, लेकिन कंपनी के नाम पे उसे फंक्शनल कराओ, बनाओ, उसको सेट डलवाओ। सेट डलवाने के बाद फिर सेट की सीआईसी होगी, सेट के साथ सीआईसी होगी। होने को सब कुछ होता है, लोगों की फाइलें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों की हुई नहीं है अभी फाइल। बहुत लोग कहते हैं हम सीआईसी करा के दे देते हैं, एक सिंगल यूनिट की सीआईसी ईडा में आप अभी कराई नहीं है। जिन्होंने फंक्शनल करा भी लिए, उन्होंने फंक्शनल करा के फ़ोटो के साथ सीआईसी के लिए सबमिट किया है। अब वहीं अगर प्रॉपर्टी मेरी इंडिविजुअल होती, मैं आपको बेच रहा हूँ, लोगों ने बेची भी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2.5% का, विल जीपीए करा ली, उसके बाद कंपनी के पेपर आपने ले लिए और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं। आप हमने खुद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के कंपनी ली, हमने अपने परिचित से ली,
उसके बाद हमने उसको रजिस्टर्ड उनके नाम पे कराया। उसके बाद अभी तक भी हमारे नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं आई है। ट्रांसफ़र इसलिए नहीं आई, रजिस्टर्ड करा दी, अब हम फंक्शनल करा रहे हैं। फंक्शनल कराने के बाद हमारी ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र डीड होगी, तो एक तरीके से प्रॉपर्टी तो आपके पास आ जाती है। यहीं अगर वो हमारे परिचित नहीं होते तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेकार था। कुछ भी इशू आ सकता इंडिविजुअल तो इंडस्ट्री आप खरीद ही नहीं सकते, केवल आप कंपनी टेक ओवर खरीद सकते हैं, उसमें भी आपका खर्चा बढ़ जाता है। नहीं। जब खर्चा बढ़ जाता है तो दूसरे आदमी को जब आप जगाओगे बार बार तो कहीं ना कहीं कुछ उसे भी देना पड़ता है बीच बीच में। तो इसलिए केवल ईडा के प्लॉट सेफ हैं। ईडा के रेजिडेंशियल प्लॉट में आपका कोई फालतू खर्चा नहीं। आज आप पूरे पैसे दो, कल आपके कागज़ हो जाएंगे, परसों आप टेंशन फ्री। ओके, ईडा में भी ना एक दो चीज़ें चल रही हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट। हाँ, मैं बताता तो इन दोनों में क्या है, कौन सा लेना ज़्यादा सेफ है? हूँ, दोनों टाइटल सेम है। ओके। अगर कोई रजिस्टर्ड लेना चाहता है, वो आदमी रजिस्टर्ड लेता है जिसको बैंक से लोन कराना है। ठीक है। अनरजिस्टर्ड पे लोन नहीं होता है। आज मैं अलॉटी हूँ, मैंने पूरी पेमेंट कर दी है, मैंने अभी रजिस्ट्री नहीं कराई क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा प्लॉट हो गया अनरजिस्टर्ड। ठीक है। आपने पूरी पेमेंट कर ली, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, आपका प्लॉट हो गया रजिस्टर्ड। मैं अपने प्लॉट को कभी भी बेच के निकल सकता हूँ। जिसको मैं दूंगा उसका लोन नहीं होगा, वो सेल्फ फंडिंग से खरीदेगा। ठीक है। आप अपने प्लॉट को कभी भी बेचेंगे, उसके प्लॉट पर आपके पर लोन हो जाएगा। मानो मेरे प्लॉट को कोई खरीद ले, वो अपनी रजिस्ट्री करा लेगा तुरंत अथॉरिटी क्या करेगी, जैसे आपके नाम पे टीएम कर दिया, आप ही ने खरीदा, तुरंत आप चेक लिस्ट इशू करा के अपनी लीज डीड करा दो, वो भी रजिस्टर्ड हो गया। दोनों टाइटल सेम है। यहाँ पे मैक्सिमम जो बिक रहा है वो अनरजिस्टर्ड बिक रहा है। इसमें कोई ऐसा लूप होल नहीं है कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड पे कब्जा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अथॉरिटी के प्लॉट हैं, सेम अलॉटमेंट के प्लॉट हैं, केवल इतना है कि एक ने रजिस्ट्री करा ली, एक ने भी नहीं कराई है। ओके, एक चीज़ और सुनने में आती है मार्केट में जब अनरजिस्टर्ड प्लॉट की बात करते जी। हैं कि यार अनरजिस्टर्ड में कहीं उसका पुराना कुछ बकाया ना हो अथॉरिटी में, हाँ। आपको देना पड़ जाएगा, ये सारी हाँ, ये पॉइंट भी 50% आपका निकल बिल्कुल जाए। ठीक है, जायज़ है। जब कोई प्लॉट का ट्रांसफ़र होता है, देखिए इनके पास जो पीरियड था 2018 तक था, किस्तों का था। 2018 के बाद आज की डेट में अगर किसी का देनदारी है तो उस पर ब्याज चल रहा है। अगर उसने किस्त पूरी दी है तो उसका कोई ब्याज नहीं। ठीक है। हर चीज़ का एक लेजर मेंटेन होता है। अथॉरिटी का भी एक सिस्टम डिपार्टमेंट है, वो हर एक प्लॉट का लेजर मेंटेन करती है, यूनिक। ठीक। जितनी भी आज तक उसने किस्त दी है वो सब डेट वाइज चढ़ी होंगी। जब आप प्लॉट कोई ख़रीदने जा रहे होंगे तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है। आपने प्लॉट मौके पे देख लिया, प्लॉट पसंद आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, 1,000-500 रुपये का आपका खर्चा होता है। सबसे पहले आप अथॉरिटी जाओ, उस प्लॉट की, जैसे मानो मैं अलॉटी हूँ, मेरे पास एक ओरिजिनल पूरी फाइल है, ऐसी एक सेकंड कॉपी अथॉरिटी के पास है उसकी। जब जो भी मैंने पेमेंटें करी हैं उसका एक चालान अथॉरिटी में लगा हुआ है और अलॉटमेंट एक अथॉरिटी में, फार्म जो मैंने भरा है वो अथॉरिटी में। ये पूरा प्रोसेस है। आप जाओ उस फाइल को चेक करो। ठीक है। अगर आपको लगता है ये फाइल में जो जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं मुझे, उनका सबका आप एक पीडीएफ बना लो। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जाकि जो कि लोग नहीं करते हैं और ना ही डीलर उनको उस तरह का ज्ञान दे पाते हैं। फिर उसके बाद जब आप फाइल ले लो, पूरी पीडीएफ बना लो, वहाँ ही एक इंटीमेशन निकलता है जिसको आप बोल सकते हैं कि ये पेमेंट का ड्यूज निकलता है उसमें। अगर उनने सारी पेमेंट दे रखी है तो वहाँ नीचे उसका नो ड्यूज 0 आएगा। अगर उसने कोई पेमेंट नहीं दी है तो बकाया आएगा। अब यहाँ क्या होता है, जब आप उस डील को लेने जाते हैं तो आप उसके सामने उसको आज की डेट में प्रेजेंट करते हैं, ये आपका इंटीमेशन है, ये आपको पेमेंट जो हमारा अमाउंट फिक्स हुआ उसमें से आपको देना है, और जितने दिन का हमारा टाइम है, मानो 2 महीने का, अगर ये बकाया कुछ बढ़ता है तो वो भी आपका होगा। तो वो अथॉरिटी जब आपके नाम पर ट्रांसफ़र करेगी उससे पहले वो जमा करना है, तो कोई देनदारी नहीं होती। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेने जा रहे हैं तो जो देनदारी है वो टीएम से पहले के, टीएम के बाद कोई नहीं। एक बार अगर वो एक बार भी टीएम हो गया ना 2018 के बाद, वो बिल्कुल फुल पेड है। फिर उसके बाद जो खर्चा आएगा वो रजिस्ट्री का आएगा। रजिस्ट्री में जैसे 1 टाइम लीज रेंट जाता है, लीज रेंट जमा करना है, प्लॉट में लोकेशन है तो लोकेशन जमा करनी है, या फिर उसके बाद स्टाम्प जमा करने हैं। जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है या अनरजिस्टर्ड, जब आपने पूरा पेमेंट दे दिया, एक प्रोसेस है, आप नो ड्यूज के लिए अप्लाई कर दो। आप सारे पेमेंट चालान लगा दो जो आज तक जमा करें, एप्लीकेशन लिख के सीआर सेल में दे दो। वहाँ से सीधा नो ड्यूज बन के फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो जाएगा, पहले प्रॉपर्टी फाइनेंस भेजेगा, फाइनेंस आपके यहाँ नो ड्यूज भेज देगा कि आपके प्लॉट में कुछ भी बकाया नहीं।
अब आप इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहें तो करा सकते हैं, आपको रजिस्ट्री के चार्ज देने। जब चेकलिस्ट जारी करेगा उसमें लिख के देगा लीज रेंट इतना जमा करना है, सीवर वाटर इतना जमा करना है, वो पेमेंट अथॉरिटी को देनी है, स्टाम्प यूपी गवर्नमेंट को, और रजिस्ट्री करा के आप सीधा नक्शा पास अथॉरिटी करा सकते हैं। तो ऐसा कोई ड्यूज नहीं है इसमें। ओके, इसमें एक सवाल और है अथॉरिटी से थोड़ा सा हटके। अब अथॉरिटी के आसपास ये 7 नंबर वाले प्लॉट हो गए, येड़ा में अगर हम 7% वाले जो प्लॉट हैं आबादी वाले, हाँ, इसमें आजकल जो सुनने में आया कि पर्ची पे भी प्लॉट बिक रहे हैं, पर्ची पे। अब वो कितने सेफ हैं, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या है फिर? हाँ, इस पे तो मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा, ये तो मेरा मुख्य पॉइंट है। तुमने सही बोला बिल्कुल। देखो 7% की पहले परिभाषा बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे 7% समझते ही नहीं, कहते हैं ये तो किसान का, इसको हम नहीं लेंगे। 7% जैसे मैं किसान हूँ, मेरी 100% ज़मीन है, 10 बीघा मान लेते हैं। ठीक है। अथॉरिटी से एक प्रपोजल आता है कि हमें आपकी ज़मीन चाहिए, तो हमने शुरू में नहीं दी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब दे देते हैं। हमने ज़मीन दी, अथॉरिटी ने हमें 93% का मुआवजा दे दिया। 10 बीघे का हमें, जो आपका 9.25 बीघे के आसपास का पैसा डीडी बन के हमें दे दिया। दे देगी। अब बच गया हमारा प्रावधान की बचा हुआ प्लॉट, हमें 7% का अथॉरिटी देगी। पहले ये एक क्लोज था कि किसान पे कितनी भी ज़मीन है उसको 7% के रेशियो में प्लॉट मिलता ही था। वो 2 बीघे ज़मीन बच जाए, 3 बच जाए, 5 बच जाए, 10 बच जाए। अब अथॉरिटी धीरे धीरे स्मार्ट होती है, क्या सीखती जा रही है। अब अथॉरिटी ने एक प्रपोजल बनाया कि हम किसी को 2500 मीटर से ऊपर प्लॉट ही नहीं देंगे। प्लॉट ही नहीं। अगर किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो 2500 मीटर अलग निकाल दो, उसके बाद का हम पैसा दे दें। पैसा दे दो। पूरा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। अब अथॉरिटी ने जैसे आज पैसा दिया हमें, ज़मीन तो एज इट इज़ पड़ी है हमारी अभी। अब अथॉरिटी क्या करेगी, उसको डेवलप करेगी। डेवलप करने के लिए हमसे बोलेगी मैं आपके इस प्लॉट को नक्शे में 11 में लिख देती हूँ। जब हमारी ज़मीन जाती है, जब हमें डीडी बन के आता है, प्राधिकरण हमें एक नक्शा 11 जारी करता है। ठीक है। उस नक्शा 11 में हमारे को जितनी भी राशि 93% की जिस डेट में दी है, वो डेट और अमाउंट लिखा होता है। साथ में जो हमारा रकबा बच गया है, जो हमारा 7% का प्लॉट बच गया है, वो उसका एरिया लिखा होगा। उसमें कोई जगह निर्धारित नहीं है आपको कहाँ देगी, उसमें कोई प्लॉट का नंबर नहीं है कहाँ देंगी। अब अथॉरिटी 5 साल 7 साल में उस लैंड को किसी अच्छी कंपनी को या किसी अलॉटमेंट के माध्यम से बेच देती है। अब डेवलप करना शुरू करेगी। डेवलप क्या करेगी, जिस गांव के आप किसान हो, अथॉरिटी उस गांव के सारे किसानों की ज़मीन ले चुकी है, उस गांव का एक नोटिफाइड एरिया बनाएगी। ठीक है। एक मतलब जो जहां अभी तक आबादी है, अभी आबादी है, उसके बाद जो आबादी से बाहर का जो एरिया होता है, जो भी एग्रीकल्चर में आ रहा होगा, उसको नोटिफाइड बनाएगी। उस गांव के किसानों के जितने भी प्लॉट होंगे उसी गांव के चारों तरफ लगाएगी। ओके। अब लगाने के बाद जैसे डेवलप करेगी, जैसे ईडा अपने जनरल सेक्टर करती है, कोई भी अथॉरिटी करती है, डेवलप करने के बाद सबसे पहला लेटर आपको भेजेगी कि मैंने अब आपका प्लॉट डेवलप कर दिया है, अब पहले तो मुझे आप डेवलपमेंट चार्ज जमा करो, मेरे को सीवर का पैसा दो, मुझे रोड का पैसा दो, मेरे बिजली के खंभों का पैसा दो। उसके बाद अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लो जाके यूपी गवर्नमेंट से। ठीक है। पहले अथॉरिटी से एक तरीके से ये पैसा जमा करके क्लियरेंस मिलेगा, फिर आप रजिस्ट्री करा सकते हो जाके गामा में रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर आप अपने मकान को बनाना चाहो, बेचना चाहो, वहाँ रजिस्ट्री के बाद आपके राइट्स खुलते हैं। उसके बाद भी एक प्रोसेस है, जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आपको अथॉरिटी से पहले फिजिकल पोजीशन के लिए, भौतिक कब्जे के लिए एक लेटर आएगा। ओके। आप रजिस्ट्री कराओगे, रजिस्ट्री की कॉपी लगाओगे पहले प्राधिकरण में कि हम आपके कहे हुए हिसाब से रजिस्ट्री कराए हैं, अब ये रजिस्ट्री हमने लगा दी है आपको, अब हमें भौतिक कब्जा दे दो। एक लेटर अथॉरिटी निकालेगी आपको भौतिक कब्जे, उसके लिए पेपर आपको तैयार करके पहुंचना है पोजेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। अब आपने आपके प्लॉट का पोजेशन ले लिया, यहाँ हम घुमा के बात को पीछे लेके आएंगे लेकिन समझ में आएगी कस्टमर के। पोजेशन लेने के बाद क्या होगा, अब आपको एक्चुअल राइट्स मिले हैं उस प्लॉट को बेचने के। अगर यहाँ से पहले कोई भी प्लॉट को खरीदता है तो कोई प्राधिकरण उसको ऐसा नहीं बोलता कि आप इसको खरीद सकते हैं। नंबर पे कोई प्लॉट नहीं बिकता, पर्ची पे कोई प्लॉट नहीं बिकता। प्लॉट डेवलप होने के बाद, प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बाद, प्लॉट का पोजेशन मिलने के बाद प्लॉट बिकता है। अगर उससे पहले जैसे नक्शा 11 पे हमारा लिखा गया,
अब 2-3 साल तो मुआवजे का जो पैसा था वो बढ़िया हमारा काम करा, लेकिन अब पैसे की होगी कमी। अब हमारे पास क्या है, मेन मुखिया मानो मैं ही हूँ, मेरे नाम वो प्लॉट है, मेरे 4 बच्चे हैं, सब फैमिलियर हैं। उस प्लॉट को क्या है, मैं डिवाइडेशन कर सकता हूँ अगर मैं नहीं बेच रहा हूँ चारों बच्चों को। जैसे मानो 25 नंबर प्लॉट मेरा खुला, तो 25 ABCD वही प्लॉट 4 भागों में बढ़ जाएगा। ऐसा पार्टीशन का अथॉरिटी के अंदर प्रोविजन है, हाँ नियम है। अगर आप उससे पहले उस प्लॉट को बेच रहे हैं, मेन मुखिया को अगर कुछ हो जाता है 1%, अभी होगा क्या, डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हैं लोग, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लेते हैं, विल GPA कर लेते हैं। GPA यमुना प्राधिकरण जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विदाउट ब्लड मानती नहीं है। किसी की भी, अगर आप ब्लड में अपने पापा को, मम्मी को, सिस्टर को कर रहे हैं, अलाउ है। अगर आप विदाउट ब्लड जा रहे हैं, मानती नहीं है। आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके ऊपर आप उस कस्टमर को जिससे आप खरीद रहे हैं उसको लीगली आप 420 के केस में जेल भेज देंगे कि भाई हमसे पैसा लिया है, हमारे नाम एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन उसने कर कैसे दिया जब उसके नाम अभी प्लॉट ही नहीं हुआ। तो मतलब अगर आप डीपली जाके समझेंगे तो आप उस ट्रांजैक्शन से बहुत बाहर हो जाएंगे और आप किसी को राय भी नहीं देंगे। तो ये एक लूप होल यहाँ हो गया। वो डॉक्यूमेंट किसी काम आते नहीं। आपने डॉक्यूमेंट कराए, सारे कराने के बाद आपको लगा मैंने एक प्लॉट खरीद लिया है, फिर आपने वो डॉक्यूमेंट रख दिए, लेकिन सबसे पहले जैसे ही प्लॉट मौके पे डेवलप होगा, अथॉरिटी का मैनेजर लीज की चेकलिस्ट बनाएगा और सीधे उसके गांव के एड्रेस पे कस्टमर के यहाँ पहुँचेगी। क्योंकि आपने जो काम किया है वो अथॉरिटी से बाहर एक म्यूचुअल डील करी है। अथॉरिटी ने उस पेपर को अलाउ नहीं करा, अलाउ ही नहीं किया, म्यूचुअल डील कर ली है। अब म्यूचुअल डील में आप बाहर के बाहर कर रहे हैं, प्राधिकरण उसको कैसे माने जब मैं ना तो कोई ट्रांसफर चार्ज ले रहा हूँ, बिना ट्रांसफर चार्ज के आपने कोई पेपर प्लॉट खरीद लिया, कैसे खरीद लिया। सही बात। तो ये मतलब एक लूप होल है। जब आप रजिस्ट्री के लिए जाएंगे उस टाइम किसान का मूड बने ना बने, आपने अब से 5 साल पहले प्लॉट खरीदा था, जिस किसान से आपने खरीदा, मेन मुखिया से खरीदा था, उसको कुछ हो जाता है, फिर वो प्लॉट जो पेपर आपने कराए वो भी डेड, जीरो एकदम। सारे प्लॉटों के जो पेपर है वो मुटेशन होंगे। चारों बच्चों के पूरे परिवार को बुलाया जाएगा, जितनी बेटियां हैं सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद किसी एक के नाम पे वो सबको सब एक के नाम पे एफिडेविट देंगे, तब होगा। या वो 4 पार्टीशन में करेंगे तो चारों को अलग अलग। बहुत तो आप ये बताओ, लगता है आपको कि 7% प्लॉट सेफ है? अगर इतनी हम बात कर रहे हैं डीपली जाके, 1% भी आप कह नहीं सकते कि सेफ है। वही प्लॉट रिस्क है, मतलब 100%, 1000% रिस्क है। वही प्लॉट आपको रजिस्टर्ड होने के बाद 10-15 हज़ार 20 हज़ार महंगा मिल सकता है, लेकिन सुकून रहेगा कि हाँ प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी है वो हमने सेफ प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये 7% का इतिहास है अभी तक का। 7% में सेक्टर 25 में अभी रजिस्टर्ड प्लॉट हैं। जैसे हमने इतनी 7% के बारे में बात करी, अभी तक जो भी ईडा के अंदर है केवल 7% सेक्टर 25 में, वो भी 2013 में इन्होंने पहले लेटर जारी कर दिया था। जैसे अब जिन हम लेटर जारी करने की बात कर रहे हैं, 2013 से लेकर 2024 तक अभी तक उन प्लॉटों पे पेनल्टी लग रही है, किसानों ने रजिस्ट्री भी नहीं कराई है। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे किसान ने पहले भी वो प्लॉट एग्रीमेंट टू सेल करके बेच रखे हैं, आज अथॉरिटी का प्रेशर है रजिस्ट्री कराने का। अब अथॉरिटी लेटर बार बार जारी कर रही है, भाई आप रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराओ। जब रजिस्ट्री कराएगा तो उसको पहले पेनल्टी जमा करनी है, लीज रेंट जमा करना है, डेवलपमेंट चार्ज जमा करना है, फिर उसकी पहली लीज डीड होगी, फिर ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र डीड करेगा। जिसको ऑलरेडी पहले बेच रखा है वो आदमी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से बंधा हुआ है, लीज प्लान जारी है, रजिस्ट्री करानी है। अब क्या कर रहा है किसान, चुप से बेच दे रहा है किसी आदमी को, ओके, पहले उससे पैसे ले रहा है अपने रजिस्ट्री के पैसे जमा करने को। पहले किसान के अकाउंट में जाएंगे, फिर किसान अथॉरिटी को पे करेगा, फिर लीज डीड होगी। जिसने इतना पैसे दे दिया वो फंस जाता है। फिर ट्रांसफ़र डलता है। जब ट्रांसफ़र डलता है तो इतने ही वो आदमी जिसको पहले एग्रीमेंट कर रखा है वो ज़िंदा हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है फिर वो अपने एग्रीमेंट की कॉपी अथॉरिटी में लगा देता है। अब डील इधर भी फंस गई और उधर भी फंस गई। इधर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, दूसरे ने तो अभी ऐसे ही पैसे दिए। फिर इनका समझौता एक पंचायत में बैठ के कराना पड़ता है। अच्छा, 10-20 लोग मौजूदा जिनकी बात किसान भी समझे और इसका हल निकाले। या तो वो एक आदमी अड़ जाता है, प्लॉट तो मैं अपने नाम ही लिखवाऊंगा,
तो जिसने पैसे दिए हैं वो तो उसको तो कुछ मिलना ही नहीं। अगर जिसने प्लॉट पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रखा है वो ये मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पैसे मुझे मिल जाएं बाज़ार के भाव में और प्लॉट आप इनको ट्रांसफ़र कर दो, तो सेफ। लेकिन अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम ऐसे पचड़े में फंसने पंगे लेने क्यों है? भाई हम पैसे दे रहे हैं, कोई माल खरीद रहे हैं, तो हम साफ़ सुथरा टाइटल का माल खरीदेंगे। ये स्थिति है 7% की। मतलब मैंने आपको 7% को डीपली बिल्कुल एनालाइज करा के बताने की कोशिश करी है। इससे जो वीडियो देख रहे हैं आपके सब्सक्राइबर समझ वो सब समझ जाएंगे कि भाई हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए। सही बात। ये मतलब अनसेफ इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो भाई मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पॉडकास्ट को ना हम 4 घंटे का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हैं ना, बात करते रहेंगे लंबा चला जाएगा। करेंगे पार्टीशन में इसका पार्ट 2 करेंगे ज़रूर। एक मेरा लास्ट सवाल है इससे पहले हम इस पर अल्पविराम लगाएं कि अभी येड़ा की एक नई अलॉटमेंट स्कीम आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बता। हाँ मैं बताता हूँ उसके बारे में। RPS 08 आ रही है जो कि 20 जून के आसपास आ जाएगी। 14 साल के बाद दोबारा इतनी बड़ी स्कीम आ रही है। अब तक क्या होता था, कम कम प्लॉट आते थे, कभी 1000 आ गए, 500 आ गए, 1200 आ गए। लेकिन इस बार क्या है, मतलब ईड़ा अपने शहर को बसाना चाह रहा है, तो इन्होंने थोड़ा संशोधन किया है। अब तक ये ला रहे थे 60 मीटर से ऊपर के साइज़, अब ला रहे हैं 30 मीटर भी, और बड़े वॉल्यूम पे लगभग 6500 प्लॉट। प्रॉपर सेक्टर से अलग इनफॉर्मल सेक्टर बना रहे हैं, उसमें 30 मीटर लेके आएंगे, जिसकी वैल्यू होगी 7 लाख रुपए, जो कि लो इनकम वाले लोगों के लिए, ताकि शहर जल्दी बस जाए और थोड़ा आवागमन हो। 30 मीटर का लॉट करेंगे, 10% एडवांस पेमेंट देनी है, बाकी उसके लिए ये प्रावधान कर रहे हैं कि किस्तों के सापेक्ष कर दें हम इसको, ताकि सामने वाले पे बर्डन ना पड़े। गरीब आदमी खरीद। हाँ, 30 मीटर के बाद 10 साइज इनके पास हो रहे हैं, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000, 200 मीटर तक ज़्यादातर प्लॉट होंगे। 200 से लेके ऊपर 300 से 4000 के बीच में अप्रोक्स 850 प्लॉट होंगे। ओके। जिनका सभी का अमाउंट कोई भी साइज़ में आप जाओ 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। जब ईडा में स्कीम आती है तो पैन इंडिया पता चलती है, क्योंकि ये एक हॉट लोकेशन है, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है। अगर किसी का यहाँ प्लॉट निकलता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली आदमी है। आप ये मानो अब तक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन पिछली स्कीम में हुए जब 1100 प्लॉट थे। अब इस बार आप 10 लाख भी क्रॉस कर सकते हैं। 10 लाख कितने प्लॉट? केवल प्लॉट हैं 10,000 कुछ। ओके। और 10 लाख भी एप्लीकेशन आ सकती है, क्योंकि हमारे देश में छोटा तबका बहुत है। उनमें क्या है, उनको जागरूक करना होता है बस। जागरूक करने के लिए 30-30 मीटर के लिए हम और आप जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि छोटे तबके तक भी जाए, ताकि वो देखे 30-30 मीटर का प्लॉट भरे, और एयरपोर्ट के पास में अगर उसका प्लॉट आज भर के निकलता है तो वैल्यू 30 लाख है कम से कम। 30 मीटर का मतलब 1 लाख रुपए मीटर। और जैसे आपने इनिशियली बताया था कि लोन भी हो जाता है जो 10%। हाँ, उसमें क्या है, अगर उन पे पैसा भी नहीं है, बैंक से 10% अमाउंट लें। मानो आपका 7 लाख का प्लॉट है तो 70,000 रुपये जमा करने हैं आपको। वो 70,000 भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है। आपसे बैंक 3 महीने के पीरियड के लिए लोन का पैसा ले लेता है, एडवांस ले लेता है, इंटरेस्ट, और बाकी उसके बाद अगर प्लॉट निकल जाता है तो रिमेनिंग भी आप लोन करा सकते हैं, अदरवाइज वो पैसा आपका रिफ़ंड हो जाता है। तो मतलब बड़ी ही हॉट स्कीम है। कोई भी इसमें जाता है उसको बाज़ार के हिसाब से 4 गुने का फ़ायदा है, और जहाँ बाज़ार का रेट 4 गुना होता है तो वो ऑलरेडी स्कीम आपकी हॉट हो जाती है। अगर यहीं बाज़ार का रेट 5,000 होता तो स्कीम 25,000 मारी होती तो ये सक्सेस नहीं थी। लेकिन बाज़ार का रेट 75,000 से 1 लाख के बीच में है, तो ये अपने आप ही सक्सेस होनी है। तो इसको आप छोटी छोटी रील्स में आगे फॉरवर्ड करो ताकि लोगों तक पहुँचे। हाँ, ऑब्वियसली इस पर काम करेंगे। हाँ, अच्छी स्कीम है, RPS 08 के नाम से आएगी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले स्कीम आएगी, स्कीम की विज्ञप्ति जारी करी जाएगी। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी तुरंत 4 से 5 दिन के बाद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े जाके। पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, पूरा फॉर्म अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके। अगर 30 मीटर में जा रहे हैं तो वहाँ आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा 3 लाख तक का, किसी भी लोकल तहसील से बनवा सकते हैं। अगर आप 30 मीटर से ऊपर जा रहे हैं, पर्सनल डिटेल डालनी है, उसके बाद फॉर्म निकल के आएगा। फॉर्म निकल के एक चालान निकल जाएगा पेमेंट का। सीधा अपने बैंक जाओ, चेक लो, RTGS करो, अपने आप आपके फ़ोन नंबर में वो पेमेंट पहुँच जाएगी। कहीं कोई चेक नहीं कराना, कहीं कोई जमा नहीं करना। अगर प्लॉट निकल आता है तो आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। प्लॉट नहीं निकल आता है तो ऑलरेडी जिस फॉर्म को आप भर रहे हो उसमें आपकी अकाउंट डिटेल मांगी गई है। पैसा आपके ड्रॉ होने के 3 दिन 5 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
ओके। मतलब इसमें बिल्कुल सेफ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भरेंगे, मेरे को ये लगता है इस अब बार। कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे, आप हेल्प करवा दोगे क्या? अगर आप देखो, हम इसमें कोई वैसे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई बंदा आता है तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो हम भी इसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा ऐसा इशू चलो नहीं ठीक है, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उसके बेसिस जो पे भी decide रिस्पॉन्स आएगा इसमें कर सकते हैं। ठीक। मतलब आप भी, हम भी नॉर्मल फॉर्म भरा जाता है जैसे नॉर्मल पर्सनल डिटेल डाल। ठीक, तो ये था। डन है। थैंक यू सो मच भाई ये पॉडकास्ट करने के लिए। धन्यवाद। And दूसरा हम जरूर करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। मौका दिया आपने आपके चैनल पे, और हम भी, हमारा भी कोई सब्सक्राइबर देख रहा होगा तो आपका चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग बुलाते हैं अरे अलग अलग विभाग आप से। जो काम कर रहे हो, मतलब इस चैनल को हमने बनाया ही इसीलिए था कि आप जैसे जो लोग हैं ना, जो इस इंडस्ट्री को सच में कुछ थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में वो, क्योंकि बहुत टाइम से बैक एंड पे है ना ये इंडस्ट्री। और हम जो भी बात भी कर रहे थे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा हम ही लोग लगवाते हैं लोगों का, और इसी इंडस्ट्री में सबसे कम काम हुआ है। नहीं बिल्कुल। और तो बहुत दूसरा, ज़रूरत आपके है। चैनल की जो भी हमारी वीडियो ये देख रहे हैं, अगर उनको ईडा में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंट यूनिट उनको दी जाएगी, बड़ी सेफ ट्रांजैक्शन के साथ। नो ठीक, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। येड़ा से रिलेटेड हमने इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद अ पार्ट 2 ऑल्सो इन डिटेल डिस्कशन विद अगेन कपिल यादव, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। बाकी रही बात जो हमने लास्ट में बात की कि येड़ा की जो न्यू स्कीम आ रही है, अगर आपको उस स्कीम में अप्लाई करने के लिए हमारी हेल्प चाहिए, रियल स्टेट A to Z की हेल्प चाहिए, कपिल यादव जी की हेल्प चाहिए, तो हमने उनसे बात की है। वी विल ट्राई एंड सेटअप समथिंग फॉर यू, जिससे आपको ये फॉर्म भरने में आसानी हो जाए या हम आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप लोग अगर हमसे हेल्प चाहते हैं तो आप बताइए, विल ट्राई एंड फिगर आउट समथिंग। अभी जस्ट ऑन अ वेरी प्राइमरी फेज सिर्फ हमने बात की है। अगर आप लोगों की साइड से रिस्पॉन्स आएगा तो विल ऑब्वियसली सेटअप समथिंग फॉर यू गाइज। बाकी इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी येड़ा के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एंड बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गर्मी का आनंद लीजिए। जय भूमि, जय भारत।